हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2024 का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। अब आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। अगर इसके पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे तो ज़रूर जाकर सबसे पहले देख लीजिए। इसके पहले हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक एलिमेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोरियम कहते हैं। थोरियम का अब यहाँ पर एलिमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट का नाम दिया हुआ है टीएच को हम लोग क्या कहते हैं, टीएच को हम लोग थोरियम के नाम से जानते हैं। थोरियम के यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है 230 और नीचे में लिखा हुआ है 90। सबसे पहले इसको ध्यान में रखें, जो यहाँ पर ऊपर में लिखा रहता है इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जो नीचे में लिखा रहता है उसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, उसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। जो यहाँ लिखा है तो वो एलिमेंट का नाम रहता है। तो अगर द्रव्यमान संख्या पता है, परमाणु संख्या पता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर बात करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का क्या तरीका है? तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस, इसको परमाणु संख्या बोले या प्रोटॉनों की भी संख्या बोला जाता है। परमाणु संख्या से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिखा है? द्रव्यमान है 230 और परमाणु संख्या कितना है, 90 है। तो 230 में से अगर 90 माइनस करते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, 140 निकल के आएगा। तो इस तरह से जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया वो कितना हो गया, 140। तो इस क्वेश्चन अच्छे, द्रव्यमान संख्या मतलब हो गया क्या कि एटॉमिक मास इसको बोलेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको एटॉमिक नंबर कहेंगे, इसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है पीएन संधि का। किसके बारे में? तो पीएन संधि का यहाँ पर बात हो रहा है। ये जो पीएन संधि होता है उसका पीएन संधि हम लोग जो पढ़े थे कि पीएन संधि का उपयोग कहाँ पे करते हैं। पीएन संधि का मतलब क्या, तो हम पढ़े थे कि पी और एन जो होता है वो अर्धचालक होता है। पी और एन क्या होता है, अर्धचालक होता है। जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायोड के नाम से जानते हैं। और इस डायोड का जो काम होता है वो दृश्यकारी की तरह काम होता है। किसका काम होता है? ये दृश्यकारी। हम लोग पढ़े थे दो टाइप का दृश्यकारी, एक पूर्ण दृश्यकारी, एक अर्ध दृश्यकारी पढ़े थे, जिसमें ये क्या करता है, एसी को। दृश्यकारी का मतलब होता है कि ऐसा कोई डायोड जो एक तरफ से क्या करता है, एक तरफ से ये काम करता है, अगर इधर से जोड़ते हैं तो काम करता है, इसको उल्टा जोड़ेंगे तो वो काम नहीं करता, तो उसको हम दृश्यकारी के नाम से जानते हैं, रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। मतलब एक तरफ से ये आउटपुट देगा, एक तरफ से आउटपुट नहीं देता है। और यही दृश्यकारी, यही डायोड का प्रयोग करके हम लोग पूर्ण दृश्यकारी और अर्ध दृश्यकारी के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो क्या कर रहा था, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। जो क्या काम करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। इसको हम लोग डिटेल में वहाँ पे पढ़े भी थे। तो बेसिकली इस बात को ध्यान रखना, जो पीएन संधि होता है वो क्या होता है, एक दृश्यकारी की तरह काम करता है। जो पीएन संधि होता है वो दृश्यकारी की तरह काम करता है। तो जो डोलते रहता है यहाँ पर, जैसे कि अगर ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं,
जो इसमें प्रवर्धक होता है, तो प्रवर्धक का काम क्या होता है? तो प्रवर्धक का काम होता है किसी चीज़ को इंक्रीज कराना, और दोलक का काम होता है ये दोलने का काम करते हैं। ये अपने पाथ पर क्या करता है? रिपीटेशन। मान लो कोई क्या होता है, एक पेंडुलम में हम लोग को बॉल को लटका देते हैं, तो ये अपने पाथ पर ऐसे से क्या करते रहता है? दोलते रहता है, अपने पाथ को रिपीट करते रहता है, उसको हम लोग दोलक के नाम से जानते हैं। मॉड्यूलेटर जो होता है, मॉड्यूलेटर हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? जब एक वीक सिग्नल को, एक कमज़ोर सिग्नल को, कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को दूर तक भेजना रहता है, तो उसको ऐसा एक कैरियर वाले फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? उस सिग्नल को दूर तक भेज पाते हैं, तो उसको हम लोग मॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड का उपयोग का बात किया जा रहा है, तो ये दृश्यकारी की तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोले भी थे कि ये हर एक साल देखने को क्वेश्चन मिलता है इससे, और इस बार भी देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। ऐसा क्वेश्चन हर एक साल ये देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि एक तर्क गेट, वही लॉजिक गेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क गेट के नाम से जानते हैं। लॉजिक गेट का एक आउटपुट है y, जिसको हम लोग कैसे दर्शा रहे हैं? तो a डॉट बी से दर्शा रहे हैं। बताए थे जब a डॉट बी से आउटपुट को दर्शाया जाता है तो उसको कौन सा गेट बोलते हैं? एंड गेट बोलते हैं। तो एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या लिखा जाता है? y बराबर a डॉट बी लिखा जाता है। अगर बात करते हैं और गेट का, तो और गेट का जो बुलियन अलजेब्रा लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? a प्लस बी लिखा जाता है। अगर बात करते हैं नॉट गेट का, तो इसका बुलियन अलजेब्रा क्या लिखा जाता है? इसमें एक ही इनपुट होता है, तो इसको ए बार से दर्शाते हैं। अगर बात करते हैं नॉर गेट का, तो इसका बुलियन अलजेब्रा क्या लिखा जाता है? तो नॉर जो होता है, और में क्या होता है? नॉट जोड़ने से बनता है, तो और का क्या लिखते हैं? ए प्लस बी लिखते हैं, तो इसको ए प्लस बी के बार से दर्शाते हैं। एक होता है, ये नॉर हो गया। नैंड गेट होता है, क्या होता है? नैंड होता है। तो नैंड गेट जो होता है एंड में नॉट मिलने से बनता है, तो एंड क्या होता है? ए डॉट बी होता है, इसके बार को हम लोग नैंड गेट से दर्शाते हैं। ये सारे सिंबल ध्यान में रखना है कि कौन किससे दर्शाया जाता है। बस अभी के लिए ये किसी में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। नॉट गेट का और का पूछ सकता है, अभी एंड का पूछा है, नॉट का पूछ सकता है, नैंड का पूछ सकता है। इसका टेबल भी सभी को ध्यान में रखना है, टेबल भी हम बताए हैं, टेबल पर भी हम लोग चर्चा किए थे। यह सिंबल पूछता है, यह क्या करता है? सिंबल। अगर सिंबल का बात करते हैं, तो एंड का जो सिंबल होता है किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो एंड का होता है। इसमें से दो इनपुट रहता है, ए और बी, और एक आउटपुट निकलता है। इसी आउटपुट को हम लोग क्या लिखते हैं? ए डॉट बी लिखते हैं। फिर से सबको लिख देते हैं। और का बात करेंगे, तो और का जो सिंबल होता है तो वो कैसे होता है? पीछे से कर्व हो जाता है, पीछे से क्या हो जाता है? कर्व लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और दो इनपुट रहेगा ए और बी, तो आउटपुट यहाँ से वाई निकलेगा, और जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए प्लस, सॉरी यहाँ पर बार लगा दिए, बार नहीं होता है, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं किसका, अगर नॉट का बात करेंगे, किसका? नॉट का, एन ओ टी, नॉट। तो नॉट का कैसा सिंबल होता है? तो नॉट का कुछ इस प्रकार का होता है, आगे ऐसे लाइन आता है, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। आउटपुट जो होता है उसके ऊपर बार लग जाता है। अगर बात करेंगे नॉर का, तो नॉर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसे और का होता है वैसे ही नॉर का होता है, बस आगे में ऐसे गोलाकार बन जाता है, तो ये नॉर हो जाता है। ए और बी इनपुट रहेगा, आउटपुट के रूप में क्या दर्शाते हैं? तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। बात करते हैं नैंड का, किसका? नैंड का। नैंड का स्ट्रक्चर नॉट एंड की तरह होता है। नैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंड की तरह होता है, और यहाँ पर और लगेगा तो और में यहाँ पर गोलाकार हो जाता है। ए और बी यहाँ पे आउटपुट रहेगा, इनपुट रहेगा, आउटपुट के रूप में क्या होता है? तो ए डॉट बी के ऊपर क्या हो जाता है? बार हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे सिंबल ध्यान में रखना है। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी हम लोग दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ले लेते हैं कि समझ में आए। अब
बात किया जा रहा है अर्धचालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, जो ऊर्जा गैप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको हम लोग ऊर्जा गैप के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऊर्जा गैप क्या होता है? बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, कोई भी जब अणु होता है, कोई भी हम लोग धातु के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन और अर्धचालक में जाता है सिलिकॉन, और किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कोई भी अगर पदार्थ होता है तो पदार्थ में एक बैंड का निर्माण होता है, 2 बैंड का निर्माण होता है। एक ऊपर में बैंड बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं चालन बैंड, क्या कहते हैं, चालन बैंड के नाम से जानते हैं। और एक नीचे में बैंड बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, इसको हम लोग संयोजी बैंड के नाम से जानते हैं। और इसी के बीच के जो ऊर्जा गैप होता है उसको हम लोग ईजी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ईजी को। इसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल के नाम से जानते हैं, इसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल के नाम से जानते हैं। अब जब ये बात किया जाता है तो चालक के लिए बात किया जाए, चालक मतलब जो धातु वाले पदार्थ होता है चालक, तो चालक वाले जो होते हैं, जो धातु होते हैं, तो धातु के लिए जो चालन बैंड होता है ऊर्जा अंतराल लगभग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अगर अर्धचालक के लिए बात करते हैं, किसके लिए, अर्धचालक के लिए, तो अर्धचालक के लिए जब बात करते हैं तो Eg का मान लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, छोटा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है। एक होता है कुचालक जो अधातु के लिए होता है, कुचालक जो किसके लिए होता है, तो अधातु के लिए होता है, जिसमें से कोई भी धारा प्रवाहित होता ही नहीं है। इसमें ऊर्जा का गैप जो होता है वो 3 से क्या होता है, 3 से 12 हो जाता है। किससे? 3 से 12 हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है। देखो, जब धारा तभी प्रवाहित होता है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो संयोजी बैंड से चालन बैंड की तरफ होता है तब। जब ये ऊर्जा गैप जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना आसानी से क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, तो धातु में हो पाता है। अर्धचालक में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जाता है कि लगभग इसमें सिलिकॉन का जो ऊर्जा गैप होता है वो 1.1 के आसपास होता है। इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। इसलिए कि ये लगभग थोड़ा छोटा हो जा रहा है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा, मतलब चालक के लिए हो जाएगा ये। लेकिन अर्धचालक के लिए बात किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ये दोनों 10 और 100 ये किसके लिए है, कुचालक के लिए। किसके लिए हो गया, कुचालक के लिए हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आ ही गया। ये भी हम पहले ही बोल दिए थे कि हर एक साल देखने को मिलता है, और ये 2024 में भी है। और आप उठा कर देखिए क्वेश्चन बैंक, तो हर एक साल ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। यहाँ पर तो दे दिया है डेसिमल से क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कितना का, 27 का दिया हुआ है, तो 27 को कन्वर्ट करना है। तरीका क्या है, इसको भाग करना है। तरीका क्या है, इसको 2 से भाग करना है, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे तो जो भागफल होगा यहाँ लिखना है, जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो भागफल होगा तो कितना, 27 कितना बार में आएगा, तो ये आ जाएगा 13 दूना का 26 होगा, 27 तो नहीं आएगा, तो 13 बार में 26 आएगा। एक शेषफल बचा तो शेषफल को यहाँ पर लिख देना है। 2 से भाग करते जाना है जब तक यहाँ पे 1 ना हो जाए, ठीक है। तो फिर 13 को भाग करेंगे 2 से, तो 6 बार में जाएगा, फिर शेषफल 1 बच रहा है। फिर 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, अब शेषफल क्या है, बच रहा है, 0 बच रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 1 बार में जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। जैसे ही 1 होगा यहाँ पर रोक देना है। और इसको लिखना कैसे, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर। तो 27 को ये डेसिमल में, तो डेसिमल को नीचे 10 से दिखाया जाता है, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो 1 1, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 1 1। तो ये डेसिमल में से बाइनरी में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल से क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि
इसको 2 से भाग करते जाना है, जो शेषफल बचेगा इधर लिखते जाना है, जो शेषफल बचेगा इधर, जब तक यहाँ पे 1 ना हो जाए ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। जैसे ही 1 होगा ये यहाँ पर रोक देना है। उसके बाद डेसिमल से ये बाइनरी में जो कन्वर्ट हुआ इसको नीचे से ऊपर तक ऊपर की ओर लिखते हैं, तो वही हम लोग क्या बनता है, बाइनरी नंबर बनता है। तो आप अपने ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हैं, तो देख सकते हैं ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा ही हम लोग कर रहे थे दृश्यकारी के बारे में। तो ये 2 टाइप का तरंग यहाँ पर उत्पन्न कराता है, एक पूर्ण तरंग होता है, एक अर्ध तरंग होता है। एक पूर्ण तरंग होता है और एक अर्ध तरंग होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग जब पढ़ते थे एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, उसमें एक पूर्ण तरंग दृश्यकारी पढ़े थे, एक अर्ध तरंग दृश्यकारी पढ़े थे। जैसे कि अगर पूर्ण तरंग दृश्यकारी में क्या होता है, तो ये सब के सब पॉजिटिव हो जाता है, सबके सब क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जब आउटपुट का हम लोग आउटपुट वोल्टेज देखते हैं तब। अगर हम लोग देखते हैं अर्ध तरंग दृश्यकारी, तो उसमें आधा ही पॉजिटिव होता है, आधा सिग्नल गायब हो जाता है, आधा यहाँ से क्या हो जाता है, बीच में से गायब हो जाता है। तो आधा सिग्नल जब गायब हो जाता है तो उसको हम लोग अर्ध तरंग दृश्यकारी के नाम से जानते थे, जो निवेश हम लोग बोलते हैं। और ये जो अब यहाँ पर निवेश का मतलब होता है इनपुट, ठीक है, और आउटपुट का पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं, जो आवृत्ति देते हैं, अगर इनपुट को अगर 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रहे हैं, तो पूर्ण तरंग दृश्यकारी में आउटपुट में जो आवृत्ति आता है, आउटपुट में जो आवृत्ति आता है, इस बात को ध्यान में रखना है कि जो इनपुट में देंगे उसका दोगुना आउटपुट में आएगा, किस में, पूर्ण तरंग दृश्यकारी में। उसका कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी दोगुना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर पूर्ण तरंग दृश्यकारी रहेगा, आगे से याद भी रखना है, पूर्ण तरंग दृश्यकारी रहेगा, तो इस केस में जो आवृत्ति होता है, जो निर्गत आवृत्ति होता है, जो आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट का आवृत्ति एफ ओ से दिखा देते हैं, ये दुगना होता है इनपुट की आवृत्ति से। इनपुट को हम लोग एफ आई से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है, दुगना होता है। यही यहाँ पे अर्ध तरंग दृश्यकारी हो जाए, क्या हो जाए, अर्ध तरंग दृश्यकारी हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में दोनों का आवृत्ति क्या होता है, समान होता है। तो आउटपुट का जो आवृत्ति होगा वो इनपुट के आवृत्ति के क्या होते हैं, समान होते हैं। जो आउटपुट का आवृत्ति होगा वो इनपुट के आवृत्ति के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बस यही 2 कॉन्सेप्ट इससे ध्यान में रखना है, बस यही 2 कॉन्सेप्ट इससे ध्यान में रखना है। चलिए चलते हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है। मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन हम दोनों के बारे में पढ़े थे कि हम लोग क्या होता है कि जब ऐसा कोई सिग्नल है जिसके आवृत्ति कम होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, तो उस केस में क्या होता है, तो वैसा सिग्नल जिसका आवृत्ति कम होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, तो उसको एक कैरियर सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है जिसका आवृत्ति क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है। उस सिग्नल को क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेट करना पड़ता है। उस सिग्नल को हम लोग क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेट करना पड़ता है। और जब हम लोग फिर उसको सिग्नल को जब मॉड्यूलेट करके ज़्यादा आवृत्ति पर भेजते हैं तो उसको फिर से हटाना रहता है। अब जैसे जहाँ पे पहुँचा दिए, पहुँचाने के बाद उसको तो उतारना पड़ेगा ना, तो उसको जब हटाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलन के नाम से जानते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोडेम के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोडेम के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन याद रखने वाला ही है, जो 69 नंबर क्वेश्चन है।
संचार उपग्रह, संचार जो उपग्रह होता है, सैटेलाइट जो लगाया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा किए थे कि ऊपर में सैटेलाइट लगाया जाता है। जब अगर हम लोग बहुत दूर तक किसी सिग्नल को पहुंचाना रहता है, ठीक, जिसमें हम लोग टावर वगैरह की जरूरत ना पड़े, उसके लिए एक उपग्रह ऊपर में सेट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी से कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग संचार उपग्रह के नाम से जानते हैं। और वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो बस यही एक याद रखना है कितने किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वो कितने दूरी पर होता है, 36,000 किलोमीटर के दूरी पे होता है, बस इसको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आज का यही लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। आगे है संकीर्णन का मापन किया जाता है। संकीर्णन का मापन, संकीर्णन बेसिकली क्या चीज़ों को मापता है, तो किसी पदार्थ से, इस बात को याद रखना, संकीर्णन का मतलब होता है कि संकीर्णन का मापन का मतलब क्या है, किसी पदार्थ से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका फ्लो कितने फास्ट हो सकता है, कितने तेजी से हो सकता है, कितने फास्ट हो सकता है, कितने तेजी से हो सकता है, उसी के मापन को हम लोग कहते हैं संकीर्णन के मापन के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकीर्णन के मापन से, संकीर्णन के मापन से जानते हैं, जिसको ये एक भौतिक गुण होता है किसका, तो विद्युत क्षेत्र मापने का, कि उससे विद्युत क्षेत्र, चूंकि शायद इसके पहले चुंबकीय क्षेत्र बोल दिए थे, उसको ध्यान में रख के विद्युत क्षेत्र का बात करें, कि विद्युत क्षेत्र उससे कितना पार कर सकते हैं, उससे होकर कितना विद्युत क्षेत्र पार कर सकता है किसी पदार्थ से, उसी को हम लोग, वो मापने का कौन काम करता है, तो इसी को जानना है कि वो मापने का काम करता है डेसीबल में मापा जाता है। उसको किस में मापा जाता है, डेसीबल में मापा जाता है, डेसीबल में मापा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, बस यही चीज़ ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अभी तक इस बात को ध्यान दें कि अभी तक हम लोग फिजिक्स का 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। अभी हम लोग फिर से 2023 का लगभग 4 सेट हम लोग जरूर कम से कम कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव का, उस विथ डिस्कशन। सिर्फ आंसर नहीं बताया जाएगा, उसके साथ डिस्कशन भी दिया जाएगा, जिससे आपको फिजिक्स का पूरा रिवीजन हो सके और किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूटे। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे।